हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन और थ्रिलर स्टोरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉट नाम का आदमी जो कि एक अनजान टाउन में आया हुआ है क्योंकि उसकी बेटी जेन ने आखिरी बार यहीं से उसे मैसेज किया था। दरअसल वो कुछ दिन पहले अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गई थी, लेकिन पिछले 3 दिन से उसका कोई अता पता नहीं है और इसीलिए आज उसके डैड परेशान होकर खुद उसे ढूंढने के लिए निकले। लेकिन जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो उनकी बातें सुनकर उन्हें पता चल जाता है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला, उन्हें कुछ करना होगा। इसीलिए वो निकल जाते हैं अपनी बेटी की तलाश में। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसे जेन की फोटो दिखाने पर वो हाँ में जवाब देता है। उसने उसे देखा था कुछ दिन पहले, पर फिर वो कहाँ चली गई उसे नहीं पता। स्क्वाड कहता है कि क्या इसके आगे कोई रास्ता जाता है। वो बूढ़ा आदमी शख्स कहता है कि हाँ जाता है, लेकिन आगे जाकर हमें जंगल के बीच से गुजरना पड़ता है और उस रास्ते पर जो भी गया है आज से पहले वो कभी लौट कर नहीं आया। ये सुनकर स्कॉट को थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा क्या है वहाँ। हालांकि वो दोबारा यही सवाल पूछता है, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। जिसके बाद वो उसी लॉन्च में जाता है जहाँ उसकी बेटी ठहरी थी, पर वहाँ के लोग बताते हैं कि वो तो यहाँ से 4 दिन पहले ही निकल चुकी है। ये सारी चीजें अब स्क्वाड को परेशान करने लगी थी। उन्हें अपनी बेटी की फिक्र होने लगी थी कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। आज से पहले वो इतने दिन कॉल या मैसेज के बिना नहीं रही थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो कहाँ चली गई। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के पास्ट में, जहाँ से जेन की वो ट्रिप शुरू हुई थी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और लाइट को ऑफ कर दीजिए। आगे आने वाली चीजें आपकी नींदें उड़ा सकती है। जेन, उसके बॉयफ्रेंड डेरिस और उसके कुछ दोस्त जा रहे हैं एक टाउन में जहाँ पर जाना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये टाउन पड़ता है वर्जीनिया में। खैर, कुछ देर आगे जाने के बाद इनकी कार का टायर पंचर हो जाता है, या फिर ये कोई कर देता है, ये जवाब तो हमें आगे मिलेगा। लेकिन डेरिस बाहर निकलकर टायर को बदल देता है, जिसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं टाउन में जहां पर इंसान कम जानवर ज्यादा नजर आ रहे थे। वो लोग एक लाउंज में रुकते हैं जहाँ की ओनर उन्हें वार्न करती है कि ज्यादा दूर तक ट्रैक मत करना और अपने साथ अपना मैप जरूर रखना। इसके बाद वो लोग शाम में एक बार में जाते हैं जहाँ पर हमें नेट दिखता है। ये वही बूढ़ा आदमी था जो कहानी की शुरुआत में स्कॉट को मिला था। वो इन लोगों को देखकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हारे पास ये फालतू काम करने के अलावा कोई और काम नहीं है? वो असल में इन लोगों को ऐसे ही टाइम पास करने वाला लोग समझ रहा था। और जेन उन्हें जवाब देती है कि हम लोग बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? यहाँ पर ऐसा कुछ भी तो नहीं है। तभी डेरिस देखता है कि बाहर उनकी कार के अंदर कोई झांक रहा है। वो बाहर जाते हैं, पर जब तक वो उसके करीब जाते हैं वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ जो कोई भी था वो चला जाता है। जिसके बाद ये सभी अपने होटल लौट आते हैं। सोने से पहले जेन अपने डैड को मैसेज करती है कि वो ठीक है और अच्छी है। आगे वो डेरिस के साथ सोने के लिए चली जाती है, पर उनकी विंडो के बाहर हम किसी को खड़ा हुआ देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है, पर वो कौन है और क्यों कर रहा है ये सब हमें आगे पता चलेगा। सुबह होने पर जेन जॉगिंग के लिए निकल जाती है, लेकिन वापस आते टाइम उसे 2 बहनें दिखाई देती हैं जो खुद के हाथ से बनाए हुए ब्रेसलेट बेच रही थी। वो दोनों देखने में बहुत ही अजीब थी, लेकिन जब जेन उनके नाम पूछती है तो वो कोई जवाब नहीं देती। उसकी छोटी बहन जेन को देखकर छुप जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो उसे देखकर डर रही है और जेन को जाते हुए देख वो उन्हें अजीब नजरों से देखती है। वेल, कहानी आगे बढ़ती और जेन वहां से अपने होटल लौट आती है। आज से इन लोगों की ट्रिप शुरू होने वाली है। इन्हें दूर तक ट्रैक करना था और इस जंगल को, उन जगहों को एक्सप्लोर करना था जहां पर आज से पहले कोई गया नहीं है। सब कुछ सही जा रहा था। ये सभी बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे, लेकिन तभी डेरिस के अंदर एक कीड़ा मचलता है कुछ और जगहों को एक्सप्लोर करने का। वो सभी को बताता है कि इस जंगल में एक वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का फोर्ट है, किला है जो कि बहुत ही बेहतरीन और बड़ा है। हमें वहां एक बार जरूर चलना चाहिए। लेकिन जेन साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे उन वार्निंग का ख्याल है जो इस टाउन के लोगों ने उसे दी है। पर डेरिस का कहना था कि अगर वो इतनी दूर आ ही गए तो वहां भी चले जाना चाहिए। सभी उसके साथ थे तो जेन को भी हाँ करना पड़ता और फिर वो निकल जाते हैं उस जगह की ओर जहाँ पर उन्हें नहीं जाना चाहिए था और ले लेते हैं एक रॉन्ग टर्न। डेरिस ने जैसे कुछ इंटरनेट पर पढ़ा था वो उसी चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें बहुत देर हो जाती है चलते हुए। पर कोई किला दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय घने जंगलों के। इसीलिए गैरी कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। अब सभी को सही लगता है, इसीलिए वो अपने आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं और कदमों को पीछे ले लेते हैं। लेकिन इतनी आसानी से कहाँ कुछ होने वाला है। इस कहानी के हर एक मोड़ पर आपको डर का एहसास होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अचानक से न जाने कहां से इनके ऊपर एक पेड़ की बड़ी सी टहनी लुढ़कते हुए आने लगती है। सभी डर के मारे भागने लगते हैं, कुछ गिर पड़ जाते हैं और इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन जब वो टहनी रुकती है तो सभी फिर से खड़े हो जाते हैं। अपने आसपास देखते हैं, सभी लोग सही सलामत थे सिवाय एक बंदे गैरी के।
उसकी उस टहनी के नीचे दबने से बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है, जिसे देखकर सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, उन्हें कभी सोचा नहीं था। डैरिस को खुद पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से ये लोग यहाँ तक आए थे। अब इतनी ही देर में हम एक और चीज को नोटिस करते हैं, दूर कोई एक परछाई उनके ऊपर नजर रख रही है। ये लोग उसे नहीं देख पाते। अब सभी वापस चलना शुरू करते हैं अपने होटल की ओर, लेकिन जब कुछ देर हो जाती है तब इन्हें पता चलता है कि ये सभी इस घने जंगल में खो चुके हैं। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए इन्हें संघर्ष करना होगा, दिमाग लगाना होगा। इन्हें चलते चलते रात हो जाती, ऊपर से बारिश भी होना शुरू हो गई थी, इसीलिए सारे दोस्त वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे अपने टेंट लगा लेते हैं और सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को जीन को कुछ महसूस होता है, वही परछाई उसे फिर से दिखाई देती है। आखिर ये इंसान है कौन जो बार बार उन्हें दिख रहा है, लेकिन अगले ही पल वो गायब भी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये उसका कोई वहम होगा। अब सभी लोग सो जाते हैं। सुबह का सूरज एक रहस्य के साथ निकलता है, क्योंकि आज का दिन कुछ बहुत ही बड़ा और दर्दनाक होने वाला है। सभी अपने अपने टेंट के बाहर निकलते हैं, लेकिन डैरिस जब अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों ने कल की रात असल में कब्रिस्तान में गुजारी है, जो कि सोचने पर किसी की भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा सोचने वाली बात ये थी कि उनकी दोस्त मेला अपने टेंट में दिखाई नहीं दे रही है। इतनी सुबह सुबह वो बिना बताए कहाँ चली गई। सभी फौरन उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं, पर कुछ ही दूरी पर डैरिस को फाइनली वो फोर्ट भी मिल जाता है। पर उसके बाहर लगे हुए बोर्ड को उसे पता चलता है कि ये फोर्ट तो वर्ल्ड वॉर से भी पहले का है और इसी किसी फाउंडेशन नाम की कम्युनिटी ने बनाया है, जिसका ये ग्रेवयार्ड भी है। लेकिन अब वो कम्युनिटी विलुप्त हो चुकी है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। देखते हैं कि इस टाउन के लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है। अब सारे मेला को ढूंढने में लग जाते हैं। इसी बीच जीन को वो कल वाले इंसिडेंट के बारे में भी उन्हें बता देती है, जिससे वो सभी और डर जाते हैं। खैर इन्हें मेला तो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन हाँ जीन को जूली दिखती है, वही बच्ची जिसे उसने उस दिन सिटी में ब्रेसलेट बेचते हुए देखा था। आखिर इतनी छोटी सी बच्ची इस घने जंगल में क्या कर रही है? एडम उसे बात करने के लिए उसके करीब जाता है, पर वो भागना शुरू कर देती है और यहाँ से शुरू हो जाता है चेजिंग सीन, जो कि थोड़ी देर चलता है क्योंकि अगले ही पल एडम का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो उसे घसीटते हुए एक केव में ले जा रहा था। उसके दोस्त बहुत कोशिश करते हैं कि उसे बचा लें, लेकिन वो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ जेन उस केव में जाने का भी ट्राई करती है, लेकिन वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और साथ में जहरीले सांपों का जमावड़ा भी। इसीलिए अब जितने भी बचे हैं ये अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ तक इन्हें अंदाजा हो गया था कि ये जंगल जरूर किसी शिकारी कम्युनिटी का है, क्योंकि इसके हर कदम पर एक ट्रैप बिछा हुआ है। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर इन्हें एक कॉटेज मिलता है जो बहुत ही ज्यादा पुराना था, पर उसके अंदर मौजूद सामान बहुत ही नए थे, जैसे कुछ बैग्स, वाटर बॉटल, कैमराज और ट्रैक स्टिक। आप समझ ही गए होंगे कि ये सामान किसके होंगे। जी हाँ, यहाँ पर आने वाले लोगों के, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं लेकिन कभी वापस नहीं लौट सके। पर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, आइए पता लगाते। नेक्स्ट सीन में हम दो लोगों को देखते हैं जो एडम को बांध कर ले जा रहे होते हैं। सभी फौरन उनके पास पहुंचते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी और जो कुछ भी वो बोल रहे थे ये वो समझ नहीं पा रहे थे। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो किसी शिकारी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि उनके मास्क या फिर स्कल मार्क्स बहुत ही अजीब होते हैं। पर इतनी ही देर में एडम खुद को फ्री कर लेता है और एक बड़ी सी लकड़ी से एक शिकारी बंदे के पीछे से वार करता है और गुस्से में उसे इतना मारता है कि उसका सर कुचलकर उसे जान से मार डालता है। इस चीज को देखकर उसका साथी वहां से भाग जाता है और ये चीज उन्हें कम ही डरा रही थी कि तभी पीछे से मेला भी आ जाती है और बताती है कि वो तो टॉयलेट करने के लिए गई थी, लेकिन उसे यही लोग यहाँ दिख गए, इसीलिए वो छुप गई कि क्या एडम ने इस इंसान को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये इलाका इनका नहीं है। क्या पता वो फोर्ट इनके पूर्वजों ने ही बनाया हो। वो सब ये सोच रहे होते हैं कि इतने में एक आदमी आकर बिना कुछ आवाज किए लीजा को उठाकर ले जाता है और इन्हें खबर तक नहीं लगती। वो तो जब जेन पीछे मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि उनका एक साथी गायब हो चुका है। फिर क्या था, अफरा तफरी मच जाती है और सभी इधर उधर भागना शुरू करते हैं। इसी में उनका साथ छूट जाता है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब मेला बिना देखे भागे जा रही थी तो उसी समय वो एक ट्रैप में गिर जाती है, जहाँ पर उसकी वो हालत होती है जो बयां नहीं कर सकते। वो जिंदा थी पर वो बोल नहीं पा रही थी। एडम उसके पास जाकर रुकता है, लेकिन उसे बचाने के बजाय वो वहां से भागना बेहतर समझता है। डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव इन 2024। उसके जाने के बाद वहां वही शिकारी कम्युनिटी में एक बंदा आता है और मेला का खेल खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर वही लोग एडम को भी पकड़ लेते हैं और उसकी कुछ देर बाद डैरिस और जीन को भी, जिसके बाद इन्हें लेकर जाया जाता है फाउंडेशन कम्युनिटी में, जो जंगल में रहती है पर काफी अंदर वाले हिस्से में, जहाँ पर किसी बाहर इंसान का आना जाना मना है। अंदर जाने पे जीन देखती है वहां पर जूली भी मौजूद है, यानी कि वो यहीं से बिलोंग करती है। इसीलिए वो उस दिन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी।
यहाँ के लोग बहुत ही आराम से रहते हैं और खुश भी रहते हैं। अब रात होने पर इन्हें कोर्ट ले जाया जाता है। जी हाँ, एक कोर्ट भी यहाँ मौजूद है और इस कोर्ट का जज है जॉन, जूली का पिता। सबसे पहले एक इंसान आता है गवाही देने के लिए, जो कहता है कि मैंने इन्हें सिटी में देखा था, ये लोग अच्छे नहीं है। इसके बाद वो दूसरे शिकारी भी आता है जिसके भाई को एडम ने मार दिया था। वो अपनी गवाही में कहता है कि हमें लगा कि ट्रैप में हिरन फंस गया, लेकिन जब बाहर निकाला तो उसमें एडम था, इसीलिए हम उसे ट्रक वाले एरिया में छोड़ने के लिए जा रहे थे ताकि वो सिटी जा सके। लेकिन उसके दोस्तों ने मिलकर मेरे भाई को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। यहाँ तक कि हमें एक चीज समझ आ जाती है कि ये जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो अच्छे हैं, इन्हें बाहर के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, पर बस उन्हें यह ध्यान रखना है कि वो ट्रैक के एरिया से बाहर ना जाए। इनकी कम्युनिटी में कुछ ही लोग हैं जिन्हें इंग्लिश आती है क्योंकि वो बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, जिसमें जॉन भी था जो कि जज है। अपने लोगों की गवाही देने के बाद वो इन सभी को भी बुलाते हैं, लेकिन यहाँ जेन एडम को बचाने के लिए झूठ बोल देती है कि उसके दोस्त ने कुछ नहीं किया। लेकिन जूली की गवाही से साबित हो जाता है कि एडम ने ही खून किया है, उसने दूर खड़े होकर अपनी आंखों से देखा था। और फिर क्या था दोस्तों, फिर उन्हें दी जाती है बहुत ही गहरी सजा, सजाए मौत। जेन और उसके बचे हुए दोस्तों को जुर्म छुपाने के लिए हमेशा के लिए काल कोठरी में कैद कर दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो उसे ध्यान से सुनिए। यार यहाँ पर एडम की आंखों की दोनों पुतलियों को निकाल लिया जाता है और उसे काल कोठरी में छोड़ दिया जाता है, जो कि बहुत ही भयानक होने वाला है। यही हाल अब इन दोनों का भी होने वाला है। लेकिन जेन इतनी ही देर में समझ जाती है कि ये लोग उनको नहीं मारते जिससे कि इनका फायदा हो, इसीलिए वो खुद को उनके सामने रख देती है और जॉन से कहती है कि वो उनके लिए बच्चे पैदा कर सकती है अगर वो उसे अपनी वाइफ बना ले। वहीं डैरिस एक स्ट्रांग लड़का था तो वो उनके लिए शिकार कर सकता है। जॉन को उसकी बात सही लगती है, इसीलिए वो हाँ कर देता है और उन दोनों की जान बच जाती है। लेकिन डैरिस इस बात से खुश नहीं था। जेन ने उसके सामने खुद का ऑफर रखा। कुछ देर बाद जॉन आकर जेन को अपने कमरे में ले जाता है क्योंकि अब वो उसकी वाइफ बन चुकी है और इस कम्युनिटी का हिस्सा भी। इस तरह से था इस कहानी का पास्ट। अब आते हैं हम प्रेजेंट में, यानी कि इस स्क्वाड पर जो अपनी बेटी को अभी भी ढूंढ रहा है, लेकिन वो कहीं मिली नहीं है। एक दिन जब वो बार में बैठा होता है तो वहां पर वही लॉन्च ओनर आती है जिसने जेन को ट्रैक के आगे जाने से मना किया था। वो उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि उस जंगल का फाउंडेशन नाम की कम्युनिटी रहती है, हो सकता है कि जेन वहीं पर हो। उनकी बातें नेट सुन लेता है। जी हाँ, वही नेट जो उस दिन कोर्ट में था। फिर क्या था, वो उस कोर्ट को अकेले में पाकर बहुत ही मारता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन वो तो देखकर भी उन्हें अनदेखा कर देती है। अब इतनी मार खाने के बाद आपको लगता होगा कि स्क्वाड यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपनी बेटी को बिना लिए तो नहीं जाएगा, इसीलिए वो अगले दिन निकल जाता है जंगल की ओर। पर उसे अकेला जाते हुए देखकर ओनर उसे 2 लोगों से मिलवाती है जो जंगल के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं। वो उन्हें कुछ पैसे देता है ताकि वो उन्हें सही जगह तक पहुंचा सके। यहाँ से शुरू हो जाता है इस कहानी का सेकंड प्लॉट, जो पहले वाले से और बेहतर और खतरनाक होने वाला है। स्क्वाड उन दोनों के साथ जंगल की ओर बढ़ता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर उस इंसान के बेटे का पैर एक खाई पर पड़ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में स्क्वाड से एक ट्रैप खुल जाता है, पर अभी तक किसी को कुछ हुआ नहीं था, सभी ठीक है। लेकिन जब वो वहां से स्क्वाड हटता है तो वो ट्रैप आकर सीधा उन दोनों बाप बेटों पर गिरता है, जिससे कि उनकी मौके पर मौत हो जाती है। कुछ इस तरह से इस प्लॉट की शुरुआत होती है। जैसे कि आपको पता है कि फाउंडेशन को ढूंढने के लिए स्क्वाड निकला हुआ है, लेकिन वो लोग तो उल्टा उसे ही ढूंढ लेते हैं और जो तीर उस पर पहले चलाई जाती है वो असल में उसकी बेटी जेन ने चलाई थी, जो कि अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वो लोग उसे बंद कर देते हैं क्योंकि उसकी कोर्ट की सुनवाई कल होगी। वो पूरी रात स्क्वाड यही सोचता रहता है कि आखिर उसकी बेटी को क्या हो गया, कि तभी वहां पर जेन आती है और उसे समझाती है कि जो भी कुछ उसने कुछ देर पहले किया था वो बस एक दिखावा था, वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। यहाँ से वो अपने डैड को बाहर निकालती है और पूछती है और पहुंचती है डैरिस के पास क्योंकि अब उन्हें यहाँ से भागना है। लेकिन वो मना कर देता है भागने से, क्योंकि उसे हमेशा से ऐसी जगह पर रहना था जहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। इसीलिए जेन उसे वहीं छोड़कर आगे की ओर आ जाती है। लेकिन अब उन्हें रास्ते मिल नहीं पा रहे थे कि तभी वहां दिखती है हमें वही जूली, वो छोटी बच्ची जो उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। वो उसे एक खुफिया रास्ते की ओर चलने को कहती है, जो कि असल में उसी काल कोठरी से होकर गुजरता है जहां पर सभी को बंद किया जाता है। जब जेन अंदर जाती है तो वहां का मंजर देखकर दंग रह जाती है। सभी लोगों की आंखें निकाल दी गई है और उन्हें ऐसे ही मरने के लिए भूखे प्यासे छोड़ दिया गया। कुछ लोग तो खुद के हाथ पैर को खा रहे हैं। उसे एडम भी मिलता है जिसकी हालत किसी जिंदा लाश की तरह थी। जेन से ये देखा नहीं जाता, इसीलिए वो उसे गोली मार देती है और एक आसान मौत दे देती है। अब जेन वहां से भाग रही थी कि ये एडन को पता चल जाता है, इसीलिए वो उसका पीछा करती है। पर जेन भी कम नहीं थी, वो उसका जमकर मुकाबला करती है और उसे भी मार देती है और बाहर की ओर आ जाती है। पर ना जाने कहां से वहां पर हमें नेट दिखता है अपने आदमियों के साथ। पर इस बारी वो उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आया था, क्योंकि कुछ साल पहले उसका नेफ्यू भी ऐसे ही जंगल में खो गया था
और तब से वो किसी को जंगल में आने से मना करता है। यही वजह है कि उसने स्क्वाड को भी मारा था ताकि वो वापस लौट जाए। अब वो उन्हें कार में बैठने को कहता है, पर इतने में फाउंडेशन के लोग वहां पर आ जाते हैं और उन सभी को मार देते हैं। इसके बाद लीडर आकर जेन का नाम चिल्लाने लगता है, लेकिन स्क्वाड उसके सामने एक मुलट फेंक कर वहां से कार लेकर फरार हो जाता। पर वो लीडर इस धोखे का बदला जरूर लेगा। अब ये लोग वापस शहर में आ जाते हैं जहां सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जेन अपनी जिंदगी में खुश थी, पर एक दिन जब वो घर लौटती है तो देखती है कि वहां पर जॉन और जूली उसकी फैमिली के साथ बैठे हुए। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल जेन के पेट में जॉन का बच्चा है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए वापस आए। पर वो नहीं जानती, इसीलिए जॉन उसके पूरे परिवार को उसके सामने ही मार डालता है और ये देखकर जेन भी उसे मार देती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, ये बस उसका एक सपना था। हकीकत में जेन उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जेन ट्रक में खुद को बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमा देती है और उसके बाद वो बाहर निकलकर जॉन को बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। और अब यहाँ जाकर इस कहानी का अंत होता है। तो यहाँ जंगल में रहने से जेन भी अब स्ट्रांग बन चुकी है और इतनी आसानी से वो हार तो नहीं मानेगी। वेल, आपको ये थ्रिलर कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।